प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए सामाजिक विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। एक बात दोस्तों, मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूं कि अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का जो भी पेपर बनने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर बनेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या है, अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके अपना अनुक्रमांक और अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ऐसा ही पेपर मिलने वाला है। कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं 825 ED करके यहाँ पे दिया गया है। और बच्चों, ये जो पेपर पूछा जाता है आप सभी के लिए 70 नंबर पूर्णांक रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 70 में 70 की तैयारी करवाने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले पेपर का पैटर्न को समझते हैं कि पेपर आपका किस तरीके से पूछा जाएगा। तो इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट में आप सभी को पेपर को पढ़ना है और 3 घंटे में पेपर का सॉल्यूशन हल करना है। और बच्चों, आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा 2 खंडों में डिवाइड होगा। एक तो होगा भैया खंड अ, जिसमें आप सभी का MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। उसकी संख्या 20 रहने वाली है। तो इस पेपर में जितने भी यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उसका सलूशन हम इसी वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। परेशान मत होना, पैसेंस बना करके देखना। पूरा अब की बार 70 में 70 फोड़ करके ही आना है, ठीक है ना। आइए समझते हैं बच्चा, अगला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले निर्देश को समझते हैं। निर्देश हमारा बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चुन करके OMR आंसर शीट में भरना है। अच्छा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बाबू, ध्यान से समझना। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए एकदम कमर कस लेना है। और अब की बार भैया 95% का टारगेट है। आओ, हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली को बनाया था। अच्छा, यंग इटली का संस्थापक पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ज्यूसेपे मैस्सिनी, काउंट काउर या ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो बच्चों, यहाँ पे एक संस्था का नाम है यंग इटली। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक का नाम हो जाएगा ज्यूसेपे मैस्सिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से समझना कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मन का सम्राट घोषित किया गया था। कैसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम या ऑटो वान बिस्मार्क। तो बच्चों, हम बात करेंगे 1871 में। तो 1871 में जर्मन का सबसे पहला सम्राट जो घोषित किया गया था, कैसर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। इस बात को ध्यान में रख लेना, क्योंकि अब की बार पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है भाई, सीधा सीधा छपने वाला है। आइए आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारे क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा ध्यान से समझना। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था, उसके बारे में समझाना है, बताना है। सीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र, असीमित राजतंत्र या लोकतंत्र। तो बच्चों, अगर हम बात करेंगे 1789 ईस्वी में फ्रांस का जो शासन व्यवस्था था वो था असीमित राजतंत्र। कैसा था भाई, असीमित राजतंत्र हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि ब्रिटेन में कार्न कानून को समाप्त करने का कारण क्या था। अच्छा, ब्रिटेन में कार्न कानून आया था। अच्छा, कार्न कानून को समाप्त कर दिया गया था, फिनिश कर दिया गया था। इसका रीजन पूछा जा रहा है। जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कार्न आयात पर कंट्रोल या नियंत्रण, या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो बच्चों देखो, कार्न कानून का मेन मोटो क्या था, क्यों समाप्त किया गया था? तो कार्न आयात पर कंट्रोल हो गया था, यानी कि जो भी हमारा अनाज था उसका व्यापार नहीं हो पा रहा था, इसलिए क्या हो गया था, इस कानून को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में या भारत में? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था भैया? ये किया गया था अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड्स संस्थान कहाँ पर है? उसका भी राइट आंसर अमेरिका ही होगा। क्या होगा? उसका भी राइट आंसर अमेरिका ही होगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? संघ सूची में शामिल है भैया प्रतिरक्षा, कृषि, या आप सभी का यहाँ पे दिया गया है तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे शिक्षा को दिया गया है। तीसरा ऑप्शन में शिक्षा को और व्यापार को दिया गया। इस बात को ध्यान में रखना। तो संघ सूची में शामिल किया गया शिक्षा को। किसको? एजुकेशन को। किसको भैया? एजुकेशन को शामिल किया गया है। एक बात दोस्तों और समझ लो, संघ सूची में टोटल मिलाकर के 61 विषयों को, 61 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। 61 सब्जेक्ट हैं किसमें भैया? तो संघ सूची में है। किसमें भाई? संघ सूची में। इस बात को भी ध्यान में आप सभी को रखना है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? बताना है, तमिल, ईसाई, सिंहली या मुस्लिम। तो बच्चों हम बात करेंगे श्रीलंका की आबादी के बारे में। तो श्रीलंका में अगर हम बात करेंगे तो सिंहली जो जनजाति है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक ना, वहाँ पर निवास करती है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? अच्छा, मैंने आपको बताया था एक बार कि जो शासन व्यवस्था होती है भाई, जो शासन व्यवस्था होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एकात्मक शासन व्यवस्था, एक तो होती है एकात्मक, और जो दूसरी होती है वो संघात्मक होती है। क्या होता है? संघात्मक होता है। एकात्मक में एक ही राजा होगा, एक ही मंत्री होगा और पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करेगा। लेकिन संघात्मक में होता क्या है? संघात्मक में बहुत सारे लोगों के द्वारा इस सिस्टम को मैनेज किया जाता है, चलाया जाता है। तो भैया पूछा जा रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर नहीं है? भारत में है, बेल्जियम में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, लेकिन श्रीलंका में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक ना, श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, महात्मा गांधी का क्या विचार था? उनके विचार के बारे में बताना है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। धर्म का राजनीति से कोई संबंध भी नहीं है। धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू है, या अलग अलग है, या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का विचार क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। तो महात्मा गांधी ये मानते थे कि देखो, वो सत्य और अहिंसा को तो मानते ही थे, साथ में वो राजनैतिक आदमी थे। ठीक है, राजनैतिक भी थे और साथ में धार्मिक भी थे। तो राजनीति को भी मानते थे और धर्म को भी मानते थे। तो उनका कहने का सेंस ये था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। उनका यही स्टेटमेंट था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान से सुनना, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? अच्छा, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बाबू? लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, यानी लोगों का सिस्टम।
अच्छा, एक लोकतांत्रिक देश का क्या महत्व होनी चाहिए, क्या क्या उपयोगिता होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है, एक तो पारदर्शी हो। सही बात है भाई, पारदर्शी एकदम ट्रांसपेरेंट चाहिए, माने किसी के साथ भेदभाव वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद वैध शासन, माने उस देश के संविधान के हिसाब से शासन व्यवस्था चलाई जाए, साथ में उत्तरदायी शासन भी होनी चाहिए। यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार बोलेंगे या सोपानी खेती बोलेंगे। तो ये जो सोपानी खेती होती है ये कहाँ पे होती है? अगर हम बात करेंगे बच्चों, देखो, अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पर ऐसा कोई भूमि का स्थान जहाँ पर समतल स्थान नहीं हो, जहाँ पर समतल स्थान नहीं हो, ठीक ना, पहाड़ी का इलाका हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, वहाँ पर हम सोपानी खेती करते हैं। तो इस प्रकार का क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तराखंड में, इस बात को ध्यान में आप सभी को रखना है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल यहाँ पर हो जाएगा चना। क्या हो जाएगा भाई? चना हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में आ चुका है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना कि मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मतलब मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम। तो इसका क्या हो जाएगा? थोरियम। इसमें क्या पाया जाएगा? थोरियम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? अच्छा, कच्चे माल के रूप में कौन प्रयुक्त करता है भाई? प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर गाड़ी या एल्यूमिनियम? तो इसका राइट आंसर होगा सीमेंट। क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि सीमेंट ही ऐसा एक चूना पत्थर है भाई जो कि कच्चे माल के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से, इस बात को ध्यान में रखना, मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? माने यहाँ पे 4 देशों के नाम दिया गया है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। इन चारों देशों में से ऐसा कौन सा देश है जो कि मानव विकास के लिहाज से भारत से बेहतर है? तो यहाँ पे श्रीलंका। क्या हो जाएगा भाई? श्रीलंका का जो कंडीशन है ना, ये भारत से बेहतर है। ठीक ना, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? अच्छा, धात्विक कहने का मतलब मेटॉलिक। ठीक है, मेटॉलिक कौन सा भाई? इसको ध्यान में रखना, मेटल, अनक, लौह अयस्क, कोयला या चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क हो जाएगा। जो भी आपका आयरन का ऑक्साइड होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? मेटॉलिक हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किसमें सम्मिलित है? अच्छा, कोई वस्तु है, ठीक ना, वो प्राकृतिक प्रक्रिया से प्राप्त हो रही है, तो हम उसको किस क्षेत्र में रखेंगे? तो भैया देखो, 3 प्रकार का आप सभी का सेक्टर होता है। ठीक ना, 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है भाई प्राइमरी सेक्टर, ठीक ना, उसके बाद से सेकंड होता है आप सभी का सेकेंडरी, और थर्ड में आता है भाई टर्सरी होता है या थर्ड वाला होता है। तो देखो, प्रारंभिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है। लेकिन अगर बात किया जा रहा है प्राकृतिक से, तो प्राकृतिक वाले को हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रक बोलेंगे। इस बात को ध्यान में आप सभी को रखना है। एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या सोना? तो जो भाई ये एंथ्रासाइट है, ये कोयला का एक प्रारूप है। ठीक ना, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बाबू कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी? अच्छा, ये जो ग्रामीण बैंक है भाई, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1983 के प्राक्ष में हुई थी। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 83 लिख दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सत्य होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? रोजगार की शर्तें,
आर्थिक गति की प्रकृति या उद्यमों के स्वामित्व। क्या हो जाएगा इसका? उद्यमों के स्वामित्व हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को ये 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो भी आप सभी का खंड ब में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी समझ लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो आप सभी का सेक्शन होता है खंड ब 50 नंबर का पूछा जाता है भाई, ठीक ना, इसको समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई थी? 2 कारण लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको करना है। और नहीं तो इसको भी कर सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताए गए 2 प्रवाहों को स्पष्ट करना है। यह भी क्वेश्चन आप सभी का 4 नंबर का है। तो या तो ये करिए या तो ये करिए, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे की मूल सोच क्या थी? इसके बारे में समझाना है। ये भी आपका 4 नंबर का ही क्वेश्चन है। या तो अथवा करके ये भी कर सकते हो कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की कोई 2 विशेषता के बारे में उल्लेख करना है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करिए और भारत में पाई जाने वाली कोई 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन भी करना है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में लिख दो, आपका यहाँ से काम हो जाएगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हो कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए भाई, अभ्रक हम यूज़ क्यों करते हैं, और भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी नाम लिख दिए, उल्लेख कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में विभेद करिए, यानी कि अंतर बताइए, और देश की स्थिति की तुलना करने के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर होती है उसके बारे में समझाना है, ठीक है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 उपाय बताइए, कोई 2 सुझाव दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक ना। इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न के बारे में, जो कि 1.5 शब्दों में लिखना होता है कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण करिए। कोई भी 3 अगर सत्याग्रह आंदोलन है उसके बारे में विवेचना करना है। ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है। या तो आप ऊपर वाला करिए, नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? इस आंदोलन के कोई 2 कारण लिखिए, ठीक ना। भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसका रीजन क्या है, कारण बताओ, और इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं, कोई 2 उपाय भी लिखिए। ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीके का वर्णन करिए भाई, क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, 6 नंबर का है। गन्ने की खेती करने के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए और भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों के भी नाम लिखिए। क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है। भूख क्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के कोई 4 उपाय बताइए भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो भाई, क्योंकि अब यही टाइम है कुछ बड़ा करने का। अगला हमारा जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों की विशेषता की विवेचना करना है, 6 नंबर का है। और नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के बारे में विवेचना करना है। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात और आप सभी से बता दूं कि जो भी आप सभी का 8 के बाद क्वेश्चन आएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, तो 9 में 2 प्रकार का आता है, एक तो ए आता है, एक तो बी आता है। वो आता है मानचित्र से संबंधित। कैसे? मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी आप सभी को हल करना होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानचित्र कैसे आएगा, क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख लो। मैं मानचित्र के लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक ना। करना कुछ है नहीं, मानचित्र दिया जाएगा, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था, उस स्थान का नाम लिखना है। और मैप में, भारत के मैप में आप सभी को पूरा बढ़िया से दिखा देना है, ठीक है, पूरा बढ़िया से। महात्मा गांधी ने नमक बनाना किस स्थान पर तोड़ा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? महात्मा गांधी किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे हुआ था? सारी चौरी चौरा की घटना किस जिला में है? इन सभी प्रश्नों को उत्तर आप सभी को आंसर शीट बुकलेट में लिखना होगा और इसको आपको दर्शाना पड़ेगा मैप में, जो भी आपको बोर्ड के द्वारा मैप प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैप कैसे फिल करना है, क्या सही तरीका होता है, उसके लिए आप परेशान मत होना, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी इस वीडियो के माध्यम से ये समझे कि किस प्रकार से आप सभी का बोर्ड का पेपर पूछा जाता है। तो बिल्कुल इसी ढंग से आप सभी का
2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर रहने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आप सभी से पूछा जाएगा, एक भी पैटर्न थोड़ा सा मिसमैच भी नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।